Welcome you all. In the last video that we have seen, we have discussed till the 77 questions. In the next video, this video we will see जो बाकी क्वेश्चन है उसको देखेंगे. दिस इज द पेपर 2020 का देख रहे हैं, थर्ड जो सेकंड पेपर है इंग्लिश का उसको. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. व्हाट इज़ राइम रॉयल? राइम रॉयल को बेसिकली क्या कहा गया था? अगर राइम रॉयल के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि दैट इज़ जिसको चौसरिन भी बोला जाता है कि यूज़ किया गया था बाय किंग जेम्स द फर्स्ट. उसने यूज़ किया गया था. उसने फिर जो वर्क लिखा था दैट इज़ द इम्पोर्टेंट. बट इसमें आपको पता है कि एक जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज़ इट इज़ 7 लाइन में उसको लिखा गया था. 7 लाइन में राइम रॉयल. तो आपको इस इधर से कट डिलीट कर सकते हैं सब कुछ. बट यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में और राइमिंग फॉलो होती है ऐसे. बट इसका एक अदर पैटर्न भी है जो आपको दिख जाएगा. दैट इज़ कभी कभी दैट इज हियर दे हैव गिवन द टर्सेट फर्स्ट और फिर कपलेट दी है 2. बट यहाँ पे कभी भी क्या होता है कि आपको एक क्वार्टरन रहेगा ए बी और एक टर्सेट आएगा बी सी ऐसा. दैट इज़ हाउ यू कैन फॉलो द थिंग्स. आपको राइम कभी नहीं पूछते बट आ गया तो यू हैव टू बी ready for the questions. The essential qualities of a researcher as researcher की क्वालिटी कौन सी है जो ज़रूरत होनी चाहिए रिसर्चर के पास? पूछा है सिस्टमेटाइजेशन और थ्योरेटाइजिंग ऑफ नॉलेज कि उसके पास सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए का? हाँ होना चाहिए उसके पास. स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, हाँ वो कर सकता है. उसका रिलायंस क्या होगा उसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन एंड दी एविडेंस, उसका लिटरेचर पे क्या होगा. सो ये तीनों भी चीज़ें होना एक रिसर्चर के पास एसेंशियल है. इट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिसर्चर शुड हैव. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. अ वॉल्यूम ऑफ वर्स इंटाइटल्ड टेंडर ऑफ ओनली टू मी, जो वॉल्यूम एक पोएम है बेसिकली लिखी गई. द टेंडर ओनली टू मी इज ऑथर्ड बाय हुम. बेसिकली ये जो लिखा गया था और दैट इज़ इन 1938 में इसको लिखा गया था. और एक वॉल्यूम था बेसिकली, इस वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था. और दैट इज़ दी पोएम बेसिकली लिखी गई है बाय स्टीव स्मिथ हैज़ रिटन दी पोएम इन 1938 में इसको लिखी गई थी. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च मेथड्स जो होते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च स्टेप्स. रिसर्च के स्टेप क्या है? ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में भी आएगा और सेकंड पेपर में भी आएगा. वी नो दैट वी वाइल डूइंग रिसर्च अपने को सबसे पहले आते हैं दैट इज़ दी प्रॉब्लम. क्या होता है कि दैट द क्वेश्चन वी आस्क फर्स्ट. सो आपको पता है कि आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करोगे कि और एंडिंग में जो रहेगा कि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स करोगे. आपको दिख रहा है तो आपको एक ही चीज़ करने की देखना है कि सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है. फिर आप जो चीज़ें मिलती है उसके बाद आप वो डाटा कलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद में जो डाटा कलेक्शन के बाद में देन यू विल कम टू द कंक्लूजन. जो आप उसको कंक्लूड करोगे या जो फाइंडिंग आपको मिलती है वो ढूंढने का प्रयास करोगे. सो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो सबसे पहले नहीं आएगा. यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग ठीक है बट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक तो सेकंड नहीं आएगा. रिव्यू ऑफ लिटरेचर विल बी दी सेकेंडरी थिंग जहाँ पे ये फॉलो करता है द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स. उसके रिजल्ट क्या आते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स बाद में आएगा क्योंकि डाटा कलेक्शन विल हैपन फर्स्ट. इसका पैटर्न रहेगा. वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड. इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन. वॉवेल्स आर प्रोड्यूस विद द स्ट्रक्चर्स. वॉवेल्स जब प्रोड्यूस होते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में तो उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है कि जो पता है कि दैट दी वाइल प्रोनाउंसिंग वॉवेल्स कि योर वॉइस डोंट गेट ब्रेक, कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन होता नहीं, कि वहाँ पे कोई ग्लोटस में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती उसको प्रोनाउंस होने की या फिर वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होती उसके लिए. सो इसका आंसर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही से क्वेश्चन है that talks about the open approximation. पूरा गला खुला होगा आपका while pronouncing the, जैसे कि ए ई आई ओ यू ऐसे जब आप बोलते हो तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वाइब्रेट नहीं करते चीज़ें. was easy to guess. अगेन प्रीवियस
ईयर क्वेश्चन जो है रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। अब रिसर्च एथिक्स है तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, बोला है कि क्या इंक्लूड नहीं होगा, दैट डू नॉट इंक्लूड बोल रहा है कि क्या होगा डू नॉट इंक्लूड में, कि आपको पता है कि देयर शुड बी ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बट वाई इट इज़ नॉट, कि उसके अंदर सब्जेक्टिविटी क्यों नहीं होगी, वो बायस हो जाएगा कि दैट ही विल हैव हिज ओन परसेप्शन इन द रिसर्च, सो द रिजल्ट और द कंक्लूजन विल बी वेरी डिफरेंट। दैट्स वाई वहाँ पे एक रिसर्चर को उसकी सब्जेक्टिविटी बीच में नहीं लानी चाहिए। दैट वाज द पॉइंट। विच पोएम बाय टी.एस. एलियट बिगन्स विद द लाइन, कौन सी पोएम यहाँ से टी.एस. एलियट की जो है इस लाइन से बिगन होती है। आई डोंट नो मच अबाउट द गॉड्स बट आई थिंक दैट द रिवर्स इज अ स्ट्रॉन्ग ब्राउन गोल्ड गॉड, सोलन अनटेम्ड एंड इंटरैक्टेबल। यहाँ पे पूछा गया कि ये जो कौन सी है, कि एक रिवर के बारे में बोल रहे, दैट इज़ कि जहाँ पे ब्राउन गॉड के बारे में बोल रहा है कि एक रिवर है, दैट इज़ ये जो वर्क लिखा गया था, बेसिकली ये जो वर्क लिखा गया था इन जो इनके जो पब्लिकेशन है इन 41 में जो वर्क लिखा गया था, ये जो वर्क है दैट इज़ द ड्राई सल्वेज, जिसमें इसकी लाइन ली गई है। बेसिकली ये जो पोएम है दैट इज़ द थर्ड पोएम फ्रॉम दी 4 कॉर्केट्स जो है उसके अंदर की थर्ड पोएम वो है यहाँ पे दी हुई। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ड्रामेटिस्ट, यहाँ पे कौन सा इंसान ड्रामेटिस्ट है, बाकी वाले नहीं होंगे, बट इट वाज वेरी इजी टू गेस क्योंकि इन्होंने जो वर्क लिखे हैं दैट इज़ साइंस फिक्शन पे उनके वर्क लिखे हैं, साइंस फिक्शन पे उन्होंने अच्छा काम किया है, और डिटेक्टिव और सेंसेशनल नॉवेल्स पे भी उनका अच्छा काम है, दैट इज़ जहाँ पे एडगर वॉलेस को बोला जाता है उनका नाम है। डेरेक वॉलकॉट इन हिज पोएम फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका रिफर्स टू ट्राइब, कौन से ट्राइब को बताता है, बेसिकली ये पूछा गया है उनका। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दी नोबेल लॉरेट कि कैसे थे, जैसे मैंने आपको नाम दिया था NDTV सिंस बोला था मैंने कि जो पहला आता था अपना नदीम गौदिमर को के बारे में 1991 में उनको दिया था, यहाँ पे उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिर डेरेक वॉलकॉट को, दैट इज़ इन 1992 में, फिर उसके बाद टोनी मॉरिसन को उसके बाद में 93 में मिला था। बट ये जो वर्क लिखा गया है इज़ बेसिकली रिटन इन 1962 में लिखा गया था ये वर्क। तो ये वर्क बेसिकली किसके ऊपर लिखा गया था, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये जो वर्क लिखा गया था बेसिकली जो माओ अपराइजिंग हुई थी उसके बारे में, माओ अपराइजिंग जो हुई थी इन वेयर केनिया में जो हुई थी उसके बारे में ये वर्क लिखा गया था, और बेसिकली उसी हिस्ट्री को दिखाता है, बट जो ट्राइब दिखाता है वो दैट इज़ किकायू, किकायू इज़ द ट्राइब इज़ गिवन, ही हैज़ टॉक्ड डेरेक वॉलकॉट, दैट इज़ एक उसका क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ कि किसके ऊपर लिखा गया था, सो माओ अपराइजिंग वाज द आंसर, उसके अंदर आएगा एक। टैगोर्स गीतांजलि रिवील्स नॉट, गीतांजलि के बारे में आपको पता है कि 1912 के आसपास और फिर 13 में मिला था नोबेल पारितोषिक उसको, नोबेल मिला लॉरेट जो फर्स्ट इंडिया के थे। तो क्या रिवील नहीं करता, वी नो इट इज़ दी पोएम दैट की जो प्रेस करती है गॉड की फीलिंग्स को, सो डीप रूट है उसके अंदर दिखती है पोएम के अंदर, आराम से आपको मिल जाएगा। अ क्वेस्ट ऑफ डिवाइन, हाँ उसके अंदर है, उसके अंदर दिखता है कि द आउटकम एक एस्टेसी आपको दिखी जाएगी उसके अंदर। सो दीज वर द थिंग्स दैट ही हैज़ डील्ड विद द टॉपिक, बट यहाँ पे रेडिकल व्यूज़ यहाँ पे सोसाइटी के बारे में नहीं दिए है। सो आंसर वॉज वेरी सिंपल, आप उसको एलिमिनेशन मेथड से आराम से जा सकते हो। द ड्रम डांसर इज़ अ प्ले बाय, बट यहाँ पे इसका आंसर जो दिया गया है, व्हेन यू विल गूगल द थिंग्स यू विल गेट टू नो इज़ ए प्ले रिटन बाय, किसने लिखा था 1961 में ये वर्क लिखा गया था। बेसिकली एक कथकली डांसर के बारे में लिखा गया है, एक प्ले है, ड्रामा है। सो आंसर इज़ गिवन, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे या इंटरनेट पे किसी भी कभी भी देखो कि आसिफ कोरम्बॉय जो इनके ऑथर है जिन्होंने इसको लिखा है, बट द सेट हैज़ गिवन मार्क्स टू ऑल, इन्होंने हर किसी को मार्क्स दे दिए थे इस क्वेश्चन के लिए। शायद उनका कहना होगा कि इसी से कोई अलग पोएम या कोई वर्क लिखा गया था, बट
you will find the reference that Asif Koramboy has written the work in 1961. M.A.K. Holiday, in M.A.K. Holiday's classification of the function of language, language use for learning and exploring the environment is termed as, कि यहाँ पे दिखता है कि कुछ तो चीज़ें ऐसे हो रही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन के बारे में बोल रहा है, एंड ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन के बारे में आएगा, एंड यूज़ फॉर लर्नर, कि यूज़ फॉर लर्नर, एंड एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं उसके साथ में, एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट इज टर्म एज, कि यहाँ पे कुछ डिस्कवरी के बारे में हो जाएगा. तो इट वॉज ईजी टू गेस. एक जो 7 टाइप्स ही हैज़ गिवन, M.A.K. हॉलिडे के जो वर्क है 1975 के दरमियान ये जो वर्क लिखा गया था, ही हैज़ टॉक द 7 टाइप्स ऑफ वर्क्स. फिर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल में क्या आता है, इमेजिनेटिव में क्या आएगा, इंटरेक्शन में क्या आएगा, ऐसी चीज़ है. ह्यूरिस्टिक बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिस्कवरीज. नॉट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. यहाँ से कौन सा कि एक जो करेक्ट नहीं है. इफ़ यू आर विद फेमिलियर विद द टर्म, कि क्रियोल के बारे में पूछा गया है कि क्रियोल, वी नो दैट द क्रियोल इज़ अ सेकेंडरी लैंग्वेज. सेकेंडरी लैंग्वेज बोलने से भी बेहतर होगा कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज, मिक्स ऑफ 2 लैंग्वेजेस. फिर वो जाके जैसे कि हिंदी जैसी है, या फिर काइंड ऑफ मराठी दैट वी टॉक, वहाँ पे मिक्सचर है कि 2 चीज़ें मिलकर वो दैट इज़ बीइंग जनरलाइज, पर उसका एक थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. नॉट दैट वो स्टैंडर्ड नहीं है उसके पास, कम है, थोड़ा सा लैक करता है. सो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए. बट यहाँ पे आपको उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो देखना है कि नॉट करेक्ट. बाकी करेक्ट हो गए. द क्रियोल इज़ अ लैंग्वेज दैट हैज़ डेवलप फ्रॉम अ मिक्सचर. हाँ, डेवलप हुई है फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है, लैंग्वेज, एंड बिकम द मेन लैंग्वेज. फिर बाद में डेवलप होके फिर मेन लैंग्वेज बनेगी इन द पर्टिकुलर प्लेस, एक ही जगह पे. हाँ, इसका आंसर ये, हाँ ठीक है, कि ये बराबर है अपना आंसर. द क्रियोल, अ क्रियोल इज़ अ पर्सन descended from the European who settles in the West Indies and the Southern United States. हाँ, कि जो उसकी जो एक व्यक्ति जो डिसेंडेड करता है जो यूरोप में है बेसिकली. ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, बट स्टिल इट इज़ द करेक्ट आंसर. इसका भी है वो. अ क्रियोल इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज है कि क्या बोल रहा है कि यूज इन द ऑफिशियल, वेयर एज द थिंग्स वुडंट सूट हियर, कि क्योंकि यहाँ पे पता है कि 2 लैंग्वेज का मिक्सचर है, बट यहाँ पे वो ऑफिशियल बोल रहा है और फॉर्मल लोगों के लिए भी बोल रहा है कि फॉर्मल सिचुएशन बाय द गवर्नमेंट्स, लोगों ने मिल के बनाई है, नॉट बाय गवर्नमेंट्स, इन मीडिया एंड एजुकेशन. सो यहीं पे आपको पता चल जाएगा इफ़ यू आर क्लियर इन द टर्म. क्रियोल इज़ द पर्सन मिक्स ऑफ द अफ्रीकन एंड यूरोपियन. यहीं पे आता है अफ्रीकन और यूरोपियन, आपको वहाँ कर सकते हो. सो गेसिंग द करेक्ट आंसर इज़न्ट दैट हार्ड, बट स्टिल यू कैन मैनेज द थिंग. Who does Sidney calls the right popular philosopher? अभी ये क्वेश्चन किस में से पूछा गया है. एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो वर्क लिखा गया था, as we have seen, कि कौन सा था ये जो वर्क सिडनी ने लिखा गया था. इट वॉज रिटन इन 1580s के दरमियान इसको लिखा गया था, बट इसको पब्लिश किया गया था 1595 के दरमियान. ये जो वर्क को पब्लिश किया गया था सिडनी के द्वारा. So इसका द अपोलॉजी फॉर पोएट्री, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री. हियर ही टॉक्स अबाउट द फिलोसोफर, की कौन पॉपुलर फिलोसोफर किसको बोल रहा है. ही इज कॉलिंग अ पोएट एज अ पॉपुलर फिलोसोफर इन द वर्क. एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, दैट वाज द वर्क. इन द चैप्टर हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, एक चैप्टर है बेसिकली हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म नाम का. किस वर्क में दिया है. नॉर्थअप फ्राई जो कैनेडियन क्रिटिक है, रिप्रेजेंट द थेरी ऑफ. अब उसके अंदर में जो थेरी है किसकी थेरी को देता है, बताता है. बेसिकली ये जो वर्क लिखा गया था एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म के का एक जो वर्क है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म का एक जो वर्क लिखा गया था 1957 में जो वर्क लिखा गया था, बेसिकली हैज़ द 4 चैप्टर. उसमें से एक चैप्टर दैट इज़ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है. अब हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म क्या किसके बारे में बोल रहा है, दैट इज़ अबाउट द मोड्स. या इसका आंसर ये दिया है मोड्स. बट नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो सिम्बॉल्स के बारे में बोल रहा है, तो फिर उसको उस चैप्टर का नाम क्या, दैट इज़ कि ये आपको पता चल जाएगा. सिम्बॉल्स के बारे में जब आता है कि दैट इज़ इथिकल क्रिटिसिज्म उसको बोला जाएगा. इथिकल क्रिटिसिज्म के चैप्टर में वहाँ पे
इथिकल क्रिटिसिज्म के बारे में के चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस किया है सिंबल्स को, फिर बाद में जो मिथ्स आता है तो इनको आर्केटाइपल में भेज दिया गया है। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। और यहाँ फिर जॉनरा जब आता है तो दैट इज रेटोरिकल। रेटोरिकल क्रिटिसिज्म यहाँ पे आता है कि ये जो उसके पार्ट्स है, जैसे कि सिम्बॉलिकल में आता है एथिकल क्रिटिसिज्म, मिथ्स में आएगा आर्केटाइपल और जॉनरा में रेटोरिकल क्रिटिसिज्म। ये इसके 4 पार्ट थे, उसके अंदर ये इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। द वर्क दैट इज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय नॉर्थर फ्राई, उसकी पब्लिकेशन डेट 1957 है। अगेन अ क्वेश्चन रिपीटेड, विच क्रिटिक theorized the act of reading by foregrounding the concepts of interpretive communities। ये क्वेश्चन को अभी बस पिछले 2-3 वीडियो में ही देख लिया था। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ जो नाम की टर्म दी गई थी, बेसिकली गिवन बाय स्टैनली फिश। अगर आपको कुछ पता भी नहीं है तो फिर भी आप गेस कर सकते हो आराम से। नाउ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ये नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा दैट द आंसर इज सी। आपको मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में अगर पता है अच्छे से तो इट ट्राइज टू लोकेट द टेक्स्ट इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हाँ चलो देख सकते हैं कि कौन सा ट्रू नहीं है बोल रहा है, तो कि हाँ कर सकता है क्या लोकेट? हाँ तो ठीक है। मेक्स द आइडियोलॉजिकल एनालिसिस देखते हैं एंड द सब्सक्राइब्स टू द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। आपको यहाँ पे आंसर्स दिख जाएगा, जैसे दीज थिंग्स आर दे हैव टॉक्ड इन द मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। जैसे कि मैं बोल दूँ कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि डायरेक्ट हो जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेस द करेक्ट आंसर, बट आप तुक्का लगा सकते हैं। बट अगर मैं जैसे रहता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे बी और सी फेवरेट रहते हैं कि इस समय में जिसको मुझे चूज़ करना है तो मैं उसी में से करूँगा। द लेटर ऑफ विच इंग्लिश पोएट हैव बीन डिस्क्राइब बाय द T.S. Eliot। किसके बारे में बोला है कि विच इंग्लिश पोएट हैव बीन डिस्क्राइब बाय T.S. Eliot एज अ सर्टनली द मोस्ट नोटेबल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एवर रिटन बाय एनी इंग्लिश पोएट। कि लेटर्स के बारे में बोल रहा है कि किसी ने लिखे होंगे कि सर्टनली मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एवर रिटन बाय एनी इंग्लिश पोएट। तो किसके बारे में बोला है कि यहाँ पे बताया T.S. Eliot ने बोला है वॉल्टर स्कॉट के बारे में। अगर मेरा जैसे सी ही फेवरेट ऑप्शन है, सो आई कुड हैव गेस्ड द आंसर करेक्ट, मुझे मिल जाता है वैसे वो। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज, क्योंकि ये तो पूरा पोइट्री का एनालिसिस है, आई वोंट गो टू दैट थिंग। दो शेक्सपियर इज एन एलिजाबेथन प्ले राइट। हाँ, शेक्सपियर के बारे में बोला है कि दो शेक्सपियर अगर फिर भी होता होगा जब जैसे बिलोंग करता होगा एलिजाबेथन पोइट्री, बट सम ऑफ हिज प्लेज वर परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ कि उसके कुछ जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुए गए थे इन द जेकोबियन पीरियड के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वो परफॉर्म इन आफ्टर 1603। 1603 में इसमें से कौन सा परफॉर्म किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में अगर आपको पता होगा सो यू कुड गेस द आंसर करेक्टली बिकॉज ही हैज स्टार्टेड राइटिंग द वर्क्स। पहले उसने कॉमेडी लिखी, फिर उसके बाद में फिर उसने थोड़ी सी डार्क एलिमेंट उसके अंदर ऐड किए, डार्क कॉमेडी उसने लिखी। ऐसा स्टार्टिंग में होता, कॉमेडी लिखी उसने पहला एक, दूसरा दैट इज़ डार्क कॉमेडी, फिर तीसरे में आती है ट्रेजेडी लिखी, फिर बाद में जो आते हैं दैट इज़ द रोमांसेस, जो चौथा दैट इज़ द रोमांसेस जैसे उसने लिखे थे। फिर इसमें से इसको सिंप्लीफाई किया जाता तो आप उसमें कर सकते थे कि यू नो दैट द वर्क दैट द कॉमेडी ऑफ एरर्स दैट बिलोंग्स टू कॉमेडी, ये कॉमेडी को बिलोंग करती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट इज़ द डार्क कॉमेडी है। देन आपको पता है कि एक जो वर्क दैट इज़ रिटन द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी HOKM, जो इसका जो बोलते हैं कि हेमलेट, किंग लीयर, मैकबेथ, तो ये थे बेसिकली ट्रेजेडीज लिखी गई थी एंड उसको परफॉर्म किया गया था जेकोबियन पीरियड के दरम्यान। और टेमिंग ऑफ द श्रू बहुत बाद में आया था, दैट इज़ अ वर्क
सो यू कुड हैव गेस्ड, इन दोनों को तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया था जैसे. सो यहाँ पे आपका आंसर अच्छे से आ जाता है. आई होप दिस डिस्कशन इज़ हेल्पिंग यू अलॉट. आई नो दैट मैं अब तक 2020 तक के सॉल्व कर चुका हूँ, अभी 21 और 23 का बाकी है. आई डील विद देम आल्सो. बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन आफ्टर स्टडिंग दिस क्वेश्चन पेपर एंड एनालाइजिंग दी क्वेश्चन, यू विल गेट टू नो व्हाट यू हैव टू डू. और अगर आप ये करना सीख गए, सो द जर्नी ऑफ योर क्वालिफाइंग सेट एग्जामिनेशन एंड नेट एग्जामिनेशन वोंट बॉदर यू अलॉट, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, और आपको एलिमिनेशन मेथड या उसको ऑड इन आउट करते भी आता, तो यू विल गेट टू नो कि मुझे क्या क्या करना है. एंड आप पढ़ते रहते हैं, हर समय पे कुछ ना कुछ सीखते रहते. सो एवरी क्वेश्चन पेपर विल टीच यू समथिंग वेरी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं कि एक ही एग्ज़ाम में आप पास कर जाओगे. सो यू विल हैव टू मेंटेन दैट द कंसिस्टेंसी. अगर आप उसको मेंटेन कर पाते हो तो सो यू इवेंचुअली वन डे यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. और साथ में फिर यही चीज़ों को आपको आगे पढ़ाना है. बट इसे इंजॉय करना सीखे. इवन द सेम थिंग्स यू हैव टू डू विद दी नेट एग्जामिनेशन. मैं सेट के कर रहा हूँ, अभी नेट के मैं सोचूंगा जल्दी करने के लिए, बिकॉज अभी आपके जो एक पेपर होने वाला है जैसे 16 जुलाई को, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं. टिल देन कीप वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.